यस आई नो यू ऑल गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि ये सारे जो क्लिप्स हैं ये किस चीज़ के हैं. एक्चुअली दीज ऑल आर नॉट जस्ट क्लिप्स, दीज ऑल आर प्रूफ्स कि कौन कहता है कि बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं. ये सारे उन क्वेश्चंस के क्लिप्स हैं. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इस बार के नीट में एंड आपके री नीट में आए हैं. एंड अभी तो मैं थोड़े से ही क्लिप्स अटैच कर पाई हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एंड दिस इज़ फॉर 2026. इस बार का हमने पेपर देखा था कि कितना टफ था और क्या लेवल था बायोलॉजी का. अब इतने सारे अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भी सीधा सिर्फ आपसे थ्योरी में नहीं पूछा जा रहा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इन पे भी ध्यान दें. सो वेलकम टू माय चैनल. और आज हम इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे. आज हम सिर्फ बायोलॉजी को थ्योरेटिकल नहीं बल्कि लॉजिकल वे में भी समझेंगे, बिकॉज बायोलॉजी इज़ एवरीवेयर ऑल अराउंड एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. तो सिर्फ फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं. आज प्रूफ हो गया भाई, बायोलॉजी में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट हाँ अगर उन्हें समझा जाए तो वो बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल सेकेंड. अब देखो होता क्या है कि हम कभी कभार इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि न्यूमेरिकल्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी में. हम कई क्वेश्चंस देखते हैं न्यूमेरिकल्स वाले उन्हें स्किप कर देते हैं, या फिर हमें स्कूल में स्किप करा दिया जाता है, कोचिंग्स में स्किप करा दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस तो बायोलॉजी में आएंगे नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. बट इस बार नीट ने ये चीज़ गलत प्रूफ कर दी है कि तुम डिल्यूजन में रह रहे हो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं. हम तो तुम्हें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे के रहेंगे, है ना. एंड इवन अगर नीट में ऐसा हुआ है, री नीट में भी ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड में एक दो आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए. तो देखो हम वी नो कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th-12th के साथ अपनी नीट की तैयारी करते हैं. तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम ऑल्सो. इससे तुम्हारा 12th बोर्ड की भी प्रैक्टिस होगी, है ना, क्योंकि इसमें हम कई कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने वाले हैं. हम ये सिर्फ ये नहीं करेंगे कि चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म करें, बस वीडियो ख़त्म करनी है. हम इसमें कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे. अगर हमने वो कंसेप्ट पहले भी नहीं पढ़ रखा तो हमें वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये वीडियो ऑल ओवर हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो एंड तक ज़रूर बने रहना इस वीडियो के साथ. तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है. तो देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि अब एक पर्सन के ब्लड सैंपल के अंदर, अब सपोज आप डॉक्टर हो और आपने पर्सन से क्या निकाला है, ब्लड निकाला है, ब्लड का सैंपल निकाला है. उसके अंदर आपने क्या देखा कि 8,000 WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स. तो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कितना है, 8,000 है. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स कितने होंगे. अगर WBCs वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स 8,000 है, ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं कि आपके इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स आपके उस ब्लड सैंपल के अंदर कितने होंगे, ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझते हैं, एकदम डिटेल डेप्थ में जाके. कैसे समझेंगे? सो सी सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ WBCs मींस टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की, सो वी मेजरली हैव 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. मतलब हमारे पास क्या होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं. सबसे पहला दैट इज आर न्यूट्रोफिल्स, सेकंड वन इज आर लिम्फोसाइट्स, थर्ड वन इज मोनोसाइट्स, योर फोर्थ वन इज eosinophils एंड फिफ्थ वन इज बेसोफिल्स. हम सबको पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBCs, 5 टाइप्स ऑफ white blood cells, neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils, है ना. तो देखो अब ना ऐसा होता है कि अगर सपोज हमारे पास क्या है 100%, सपोज वी हैव 100% ऑफ WBCs मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, तो उनमें से क्या होता है ना कि 60 to 65% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स. मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स जो है वो 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं. वही अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो 20 to 25% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर लिम्फोसाइट्स. और वही वाइट ब्लड सेल्स के अंदर 6 to 8% मोनोसाइट्स प्रेजेंट है.
eosinophils are only 2 to 3%। और वही अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स तो सिर्फ 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज के अंदर। अब हमने ये सारी परसेंटेज क्यों लिखी और क्यों हमने ये देखा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि देखो अब डब्ल्यूबीसीज क्या है, 5 तरीके के डब्ल्यूबीसीज होते हैं और इतने इतने परसेंटेज में ये सारे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं विद इन आवर बॉडी। अब ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, सपोज ये बॉय है, ठीक है। अब इसका हमने लिया ब्लड सैंपल। इस ब्लड सैंपल के अंदर हमने क्या पाया कि हमारे पास कितने डब्ल्यूबीसीज है, वी मेजरली हैव 8,000 हमारे पास डब्ल्यूबीसीज है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, हमें पता है देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, उसमें से 2 तरीके के डब्ल्यूबीसीज हमें यहाँ पे दे रखे हैं, इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। हमें फाइंड करना है कि अगर इस बॉय के अंदर, ठीक है, इसके बॉय के ब्लड सैंपल के अंदर अगर 8,000 तो डब्ल्यूबीसीज है, तो कितने इओसिनोफिल्स, इस 8,000 डब्ल्यूबीसीज में से कितने इओसिनोफिल्स होंगे और कितने हमारे लिम्फोसाइट्स होंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम? तो अब क्या है कि ये जो हमारे पास 8,000 क्या है, हमारे पास ये जो 8,000 डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स इस बॉय के ब्लड सैंपल के अंदर निकले हैं, इसमें से हमें पता है कि हमने याद किया था कि डब्ल्यूबीसीज के अंदर कितने परसेंटेज होते हैं हमारे इओसिनोफिल्स। तो हमारे डब्ल्यूबीसीज के अंदर 2 to 3% आर योर इओसिनोफिल्स, और कितने परसेंट हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे लिम्फोसाइट्स की, तो 20 to 25% आर लिम्फोसाइट्स, मतलब एक डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 to 3% यूसिनोफिल्स और 20 to 25% लिम्फोसाइट्स होते हैं। मतलब इन 8,000 डब्ल्यूबीसी के जो 2 to 3% होगा वो यूसिनोफिल्स होंगे, उसके 20 to 25% जो होगा वो क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे। पर अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें नंबर नहीं बताना कि इतने आपके यूसिनोफिल्स है, इतने परसेंटेज, हमें परसेंटेज मतलब नंबर बताना है, परसेंटेज नहीं बतानी हमें, ठीक है। हमने तो यहाँ पे परसेंटेज बता दी, तो क्या हम इस परसेंटेज से, क्या हम नंबर ऑफ eosinophils और नंबर ऑफ lymphocytes विद इन दिस 8,000 WBCs कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन पार्ट। सो नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन पार्ट। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन में, हेयर फॉर द कैलकुलेशन हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, 8,000 है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि जितने भी हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं उसमें से 2 to 3% ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर यूसिनोफिल्स, है ना। तो हमने वही चीज करी यहाँ पर। ध्यान से अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे 2 to 3% ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर यूसिनोफिल। सबसे पहले यहाँ पर हमें बता रखा था कि हमारे पास डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, 8,000 है। तो हमने दिमाग चलाया कि 8,000 का सबसे पहले 2% निकालते हैं, निकाला 160 आ गया, ठीक है। फिर हमने दिमाग चलाया 3% निकालते हैं, आया हमारे पास कितना निकल के 240, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स कितने थे, 162, मतलब कितने हैं 162 240। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स भी हमने ऐसे ही निकाला। हमें पता है कि हमारे पास कितने भी डब्ल्यूबीसीज हो उसमें से 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसीज हमारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो अभी हमारे पास कितने डब्ल्यूबीसीज है, 8,000। तो पहले हमने 8,000 का 20% निकाला जो कि 1600 था, और फिर हमने 8,000 का क्या निकाला, 25% निकाला, जो कि हमारा आंसर आया 2,000, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ वी कैन से जब लिम्फोसाइट्स कितने आ गए हमारे पास, दैट इज 1600 टू 2,000, ठीक है। तो हेंस हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ eosinophils भी निकाल लिए, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स भी निकाल लिए। तो देखो अब हमारे पास आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर पर डे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे। तो अब इस क्वेश्चन को पहले तो हम समझते हैं, फिर आगे इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सपोज हमारे पास क्या है, सपोज वी बेसिकली हैव अ स्टेम, ठीक है। अब इस स्टेम की जो इनिशियल लेंथ है, मतलब वो जो बिगिनिंग वाली लेंथ है, अब सपोज अ चाइल्ड इज बॉर्न,
तो उसके कुछ ना कुछ हाइट होगी उस टाइम पर, है ना, तो वो क्या होगी, उसकी एकदम इनिशियल वाली हाइट, एकदम इनिशियल वाली लेंथ। सिमिलरली अब एक स्टेम है, ठीक है, एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, मतलब अब जो इसकी इनिशियल लेंथ है एट टाइम इक्वल्स टू 0, वो कितनी है, तो देखो एज पर द क्वेश्चन जो लेंथ है स्टेम की एट द टाइम 0 वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। ठीक है, तो अब जो हमारी लेंथ ऑफ स्टेम है, इनिशियल लेंथ जो है मेजरली स्टेम की, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब वो बिगिनिंग वाली आपकी लेंथ। पर धीरे धीरे क्या होगा, एज द टाइम पासेस आपकी लेंथ क्या होगी, उतनी की उतनी तो नहीं रहेगी, साथ साथ बढ़ेगी भी, टाइम के साथ लेंथ भी बढ़ेगी। तो वही चीज हमारी सेकंड लाइन में लिखी है, द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज अर्थमेटिक ग्रोथ। तो देखो, अगर हम बात करें अर्थमेटिक ग्रोथ की, तो अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है, इट इज अ काइंड ऑफ, और वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा है बाय द सेम अमाउंट, इन एवरी यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक ग्रोथ इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ इन विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन एवरी यूनिट। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है विद द गिवन टाइम पीरियड। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे अगर हम बोले, यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से हम समझे, तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ, जो कि हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि देखो, 10 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 के बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 20, 20 के बाद हमारे पास 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ कैसे हो रही है, एवरी टाइम ग्रोथ इज बाय 10, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो हर बार क्या हो रहा है कि 10 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा था कि द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर का प्लांट है, इसमें हर बार क्या हो रहा है, एट द गिवन टाइम पीरियड हर बार 30% इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं हर बार 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ रेट 30 सेंटीमीटर है, मतलब इस 20 सेंटीमीटर की ये जो स्टेम है, इसमें हर बार जो ग्रोथ हो रही है दैट इज बाय 30 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से हो रही थी, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर से हो रही है ना। तो देखो, इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि हर बार जो प्लांट ग्रो हो रहा है, इट इज बाय योर 30 सेंटीमीटर, मीन्स द प्लांट इज ऑलवेज ग्रोइंग बाय 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दैट टू पर डे, मतलब टाइम पीरियड क्या है कि हर दिन ये जो स्टेम है ये बाय 30 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 7th डे आपकी स्टेम की लेंथ क्या होगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखी है, इनिशियल लेंथ दे रखी है, ठीक है, हमारी स्टेम की। तो इनिशियल लेंथ हमारी स्टेम की क्या है, सो द इनिशियल लेंथ हियर इज योर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास, अगर हम ग्रोथ पर डे की बात करें, तो हमारे पास वो कितनी थी, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज मेजरली द ग्रोथ पर डे, दैट इज आर 30 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ओके, सो डन, हमें पता लग गया कि हमारा ग्रोथ पर डे जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और हमारा जो इनिशियल लेंथ है स्टेम की वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। मतलब असल में तो स्टेम 20 सेंटीमीटर का है, हर दिन वो बाय 30 सेंटीमीटर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और हमें यहाँ पर निकालना है कि एट द एंड ऑफ 7th डे आपके जो वो स्टेम है उसका, वी कैन से कि जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, है ना। मतलब हमें टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है 7 डेज। ओके, सो टाइम हियर इज 7 डेज। अब देखो, अब ना हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, इसलिए हम अपनी शीट को दो पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक है हमारा ट्रिक के साथ, हम 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो आप चाहो तो ट्रिक के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो हम अब ट्रिक देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिक से, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन देख सकते हैं कि देखो, हमें पता था कि इनिशियल लेंथ जो है, मतलब वो स्टार्टिंग वाली, वो बिगिनिंग वाली लेंथ, दैट वाज 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद ग्रोथ पर डे, हर दिन जो उस स्टेम की लेंथ बढ़ रही थी दैट वाज बाय 30 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। टाइम पीरियड हमें निकालना था कि एट द एंड ऑफ 7th डे या 7th डे पे आपका जो लेंथ होगी उस स्टेम की वो कितनी होगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि ग्रोथ पर डे मतलब हमारी आर्थमेटिक ग्रोथ को टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पर करा 13 into 7 हमारे पास 210 आ गया। उसके बाद आपके पास जो आंसर आया, जैसे यहाँ पे हमारे पास 210 आंसर आया, उसमें ऐड कर दो अपनी इनिशियल लेंथ को, दैट वाज आवर हेयर 20 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया। फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, 230 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। चलो ये तो बात होगी हमारी ट्रिक की। सिमिलरली हम ये क्वेश्चन को बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला यूज कर कर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है एल टी इज इक्वल्स टू एल ओ प्लस आर टी, जहां पर कि एल टी का मतलब होता है लेंथ आफ्टर टाइम टी, एल ओ का मतलब होता है यहाँ पर क्या, आपकी इनिशियल लेंथ, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थी। आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट, आपके टी का मतलब होता है टाइम। ग्रोथ रेट मतलब आपकी अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एल ओ मतलब हमारी इनिशियल लेंथ कितनी थी, 20, हमने लिख दिया। हमें क्या फाइंड करना है, एल टी फाइंड करना है ना। टाइम हमें दे रखा है कितना है, दैट इज 7 days, हमने 7 लगा दिया। हमारे पास आर मतलब ग्रोथ पर डे दे रखा है, दैट इज ग्रोथ रेट दे रखा है 30, वो कर लगा दिया हमने फॉर्मूला में। पूरे फॉर्मूला की हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद द आंसर इज सेम, दैट इज 230। मतलब दोनों को करने का मेथड सेम था, बस हमने क्या करा कि फॉर्मूला के केस में हमने फॉर्मूला में अप्लाई कर दी ये चीज, वरना हम नॉर्मली भी ये कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें कहता है कि कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स। ओके, हमारे पास पॉपुलेशन दे रखी है 10 मिलियन सेल्स की, given the per capita birth rate of 0.002 per unit time and per capita death rate of 0.002 per unit time, ठीक है। यहाँ पे हमें per capita birth rate दे रखी है और per capita death rate भी दे रखी है। अब वो कह रहे हैं the expected number of cells after 10 generation is, 10 generations के बाद आपके सेल्स अब नंबर घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, हमें वो चीज बतानी है कि 10 जनरेशंस बाद असल में क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या लॉजिक क्या फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले पॉपुलेशन या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है ना, स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन, तो दैट इज आर 10 मिलियन सेल्स, ठीक है। 10 मिलियन सेल्स क्या है, आपकी इनिशियल पॉपुलेशन है। आगे हम देखते हैं, आगे हमें पर कैपिटा बर्थ रेट दे रखा है 0.002, और वही अगर हम बात करें हमारे डेथ रेट की तो दैट इज सेम 0.002, है ना। अब देखो हमने ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला तो सुना है ना, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट इज सिंपली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो यहाँ पर हमारे पास बर्थ रेट भी दे रखा है, डेथ रेट भी दे रखा है। तो अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो वो क्या है, तो ग्रोथ रेट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर हमारा जो बर्थ रेट है दैट इज 0.002, डेथ रेट क्या है 0.002। हियर वी कैन सी दैट बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, जिसका कि मतलब हुआ कि अगर मैं 0.002 को माइनस करूंगी 0.002 से तो आपका ग्रोथ रेट कितना निकलेगा, ऑफ कोर्स 0 निकलेगा। तो अगर ऐसा है कि ग्रोथ रेट जो है वो 0 के बराबर है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही है, पॉपुलेशन में हमें कोई चेंज ही नहीं देखने को मिल रहा, है ना। देयर इज नो चेंज विद इन द पॉपुलेशन, और अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है तो अगले 10 साल क्या 20 साल 10 जनरेशन के बाद भी पॉपुलेशन विल रिमेन द सेम, क्योंकि जितने बंदे जो बर्थ ले रहे हैं, है ना, उतने मतलब उतने ही बंदे मर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि बर्थ रेट डेथ रेट के बराबर है, तो ग्रोथ रेट इज
इनिशियली जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपकी पॉपुलेशन में किसी भी तरीके की हमें बढ़ावट या घटावट, मतलब बढ़ता हुआ कुछ या फिर गिरता हुआ कुछ हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जिसका कि सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर अभी पॉपुलेशन 10 मिलियन सेल्स की है, तो आने वाली 10 जनरेशन के बाद भी पॉपुलेशन जो होगी वो 10 मिलियन सेल्स की ही होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर सिर्फ लगाना पड़ा दिमाग, है ना। हम नॉर्मली अगर हमारा दिमाग 2 मिनट में चलता, तो या फिर कई बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पर तो पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ग्रोथ रेट जीरो के बराबर है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, सिमिलर है। क्या होगा कि यहाँ पर तो 10 मिलियन सेल्स की पॉपुलेशन है, वो 10 जनरेशन के बाद भी 10 मिलियन सेल्स की ही पॉपुलेशन रहेगी। इसका मतलब एक चीज हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजी में हर बार ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन लगानी पड़े। कई बार इट्स ओनली योर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया है ताकि हमें ये समझ आए कि बायोलॉजी में आपके पास कई ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब देखो, देखने में हो सकता है कि न्यूमेरिकल कि भाई कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, पर भाई एक्चुअली इट वाज वेरी सिंपल, है ना। तो इट इज नॉट ऑलवेज कैलकुलेशन इन बायोलॉजी, बट एवरी टाइम इट्स लॉजिक, ये चीज याद रखनी है। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एकदम, तो हम फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। कंसेप्ट एंड लॉजिक, यही ये चीज मिल गई अगर, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो देखो, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट सेज दैट अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म is at Hardy-Weinberg's equilibrium if the frequency of the allele A is 0.1, the frequency of capital A is। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल हम सबको पता है, हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन हम सबको पता है, और हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम भी पता है। हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन P प्लस Q इक्वल्स टू 1। मतलब जब आपकी P और Q, P का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए, प्लस Q मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए, अगर वो दोनों ऐड करके उनका जो सम है वो 1 के बराबर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। वी ऑल नो दिस, है ना। तो लेट्स बिगिन। बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर मैथ्स कम पर लॉजिक ज्यादा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सोल्यूशन। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ है। अब देखो, गिवन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि गिवन हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, दैट इज आर 0.1। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, है ना। तो हेयर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, हम ना इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वी मेजरली हैव टू मेथड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहला किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल पी, जैसे कि जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी मैंने बताया था कि कैपिटल पी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए, आपका क्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए। अब हमें पता है हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें P तो दे रखा है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए तो दे रखी है, दैट इज बेसिकली आर्स 0.1। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, देखो एक ही हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें दो एक ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या करोगे, स्क्वायर कर दो उसका, मतलब 0.1 का स्क्वायर कर दो, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए आ जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गई 0.01। तो ये तो बहुत ही इजीली हमने निकाल लिया। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगा, मैथ से ज्यादा लॉजिक लगा। सेकंड मेथड देखते हैं। तो देखो, ये है हमारा सेकंड मेथड, यहाँ पर हमने हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन का यूज करा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस आपका क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू 1q लिखा है बिकॉज हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि एवरीथिंग इज इन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 लिखा। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब देखो हमें पता है कि कैपिटल ए जो होता है इट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए जो होता है इट इज इक्वल्स टू 2pq एंड स्मॉल ए जो होता है वो क्यू स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हमें एक कैपिटल ए दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 0.1, तो हम क्या कर सकते हैं, दो कैपिटल ए की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कैपिटल ए निकालने के लिए 0.1 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 0.01। मतलब करने का तरीका सेम था बट हमने थोड़ा लॉजिक दोनों में अलग अलग लगाया। वैसे आपका आंसर दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था ऑफ कोर्स। तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36। मतलब देखो डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n। तो 2n क्रोमोसोम का नंबर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में दे रखा है 36। मतलब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि 2n जो है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, हमें ये चीज बतानी है। देखने में बहुत ज़्यादा टिपिकल कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इट इज़ नॉट दैट टिपिकल, नॉट कंफ्यूजिंग, बल्कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। अब कैसे वो हम देखेंगे इन इट्स सोल्यूशन। तो बहुत इजी है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लॉजिक लगाना है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, जिसका मतलब हम कह सकते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, 2n। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमें दे रखा है कि 2n इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ठीक है 2n इक्वल्स टू 36। अगर अब मैं क्या करूँ कि इस 2 को, अब यहाँ पर इस 2 को मैं किसके पास भेज दूँ, 36 के पास भेज दूँ। यहाँ पर देखो इतनी कॉमन मैथ्स तो हमें आती है कि यहाँ पर 2 जो है वो n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बी n इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास, n इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2। जहां पर कि अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी आर 18। मतलब n किसके बराबर आ गया यहाँ पे हमारे पास, n इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि n जो है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अब यहाँ पर हमने n की वैल्यू तो निकाल ली, पर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था। ठीक है, इस इक्वेशन से कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर जो है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में 36 है, मतलब हम समझ गए कि 2n 36 के बराबर है। तो 2n के साथ क्या हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने वहां पे लेके जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 36 के साथ, दैट इज n इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द क्रोमोसोमल नंबर इन एन एंडोस्पर्म, है ना। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है दैट इज 3n, है ना। हमें पता है कि एंडोस्पर्म जो होता है दैट इज ट्रिप्लॉइड, 3n होता है वो। तो अगर एंडोस्पर्म 3n के बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है 18। तो 18 यहाँ पर n 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ दैट विल बी 3 इंटू 18, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 54। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म है वो कितने हैं, 54 है। Hence here the correct option is the option 2, that is 54। देखो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इस इमेज में क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं दिख रहा, तो लेट मी क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन ओवर हियर। सो सी दिस इज द होल क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेस्पिरेशन क्वेश्चन है ऑफ द बायोमोलिक्यूल यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इज, मतलब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है एंड सिंपली हमसे रेस्पिरेशन क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पर हमें सिर्फ रेस्पिरेशन क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा के पूरा हमें आंसर निकालना है, पर उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। So see here, this is the particular equation that we have, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेस्पिरेशन क्वेश्चन, दैट इज आर क्यू, है ना।
ठीक है, तो एज टू फाइंड रेस्पिरेशन क्वेश्चन, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? तो as we know that the formula for respiration quotient is carbon dioxide produced upon oxygen consumed, तो लिख देते हैं यहाँ पर. Okay, so this is the respiration question, that is carbon dioxide produced upon oxygen consumed. अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, that is 145. कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, that is 102. अब इन दोनों को जरा हम डिवाइड करते हैं, that is 102 divided by 145. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, which is equals to 0.7. बट यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 0.7 तो कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं. तो यहाँ पर क्या आप थर्ड ऑप्शन देख पा रहे हो? थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर दे रखा है बिटवीन 0.5 एंड 0.95. तो अगर मैं बोलूँ 0.7 है ना हमारे पास, तो 0.7 क्या 1.25 और 7 के बीच में आ रहा है? सॉरी 2 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा. क्या ये 1.0 है? नहीं है. क्या ये लेस देन 0.5 है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मोर देन 0.5 है. तो हमारा यहाँ पर इवेंचुअली आंसर क्या आ जाएगा? तो आर इवेंचुअली द आंसर विल बी बिटवीन 0.5 एंड 0.95, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यही पूरा हमारा आंसर था, सोल्यूशन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था, बस हमें चीज़ों को फॉर्मूला में अप्लाई करना था. कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगे, हो सकता है, बट एक्चुअल में हमें उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है एंड नथिंग इज कंफ्यूजिंग. बस यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाया, उसमें सारी चीज़ें पुट करी एंड हमारे पास आंसर निकल के आ गया. सो हेयर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 8. अब यहाँ पर भी मेरे को पता है कि इमेज थोड़ी अलग आ रही है, मतलब आई डोंट नो कि सही भी इस इमेज में दिख रहा होगा क्वेश्चन या नहीं, बट इसलिए मैंने यहाँ पर एक सही सा लिखा हुआ अटैच कर दिया है टाइप्ड फॉर्म में, तो आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं. तो देखो यहाँ पर आंसर भी गलत टिक कर रखा है. ठीक है, तो हम यहाँ से ही क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होंगे ग्लाइकोलिसिस के एंड में, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से. अब हमने ग्लाइकोलिसिस क्या होता है पढ़ रखा है, ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस भी पढ़ रखा है, एंड अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसकी भी हमारे पास वीडियो है, गो एंड चेक इट आउट. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होंगे एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस पे, अगर हमारे पास 206 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के. पहली बात तो मैं बता दूं, अगर ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस मैंने क्रिएट करे हैं, तो मैंने क्वेश्चंस एक भी क्रिएट नहीं करा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट नहीं करा है, कि सारे क्वेश्चन इस बार के नीट में आ रखे हैं, नीट रीनीट, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर आए हैं तो अगली बार भी चांसेस है क्या पता रिपीट हो जाए, या आपका मेथड तो सेम रहता है ना. तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा देख के लगे कि मैंने क्रिएट करा है, तो ऐसा नहीं है, दिस इज क्रिएट. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में तो मेरे को भी कॉम्प्लेक्स लगा था, थोड़ा लग भी रहा है कॉम्प्लेक्स, बट जब बहुत सोचने के बाद पता लगा कि ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, 2 मिनट का इसका सोल्यूशन. तो चलो फिर देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन. सो देखो क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा था कि एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे या प्रोड्यूस होंगे अगर हमारे पास 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है. ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या चीज़ है. हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो गिवन हमारे पास है कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, 206 है. ठीक है, अब अगर हमें याद हो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 2 पायरुविक एसिड होते हैं, मतलब देखो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखा है और उसमें हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, 6 कार्बन आटम, एक पायरुविक एसिड के पास क्या होते हैं, 3 कार्बन आटम. मतलब 2 पायरुविक एसिड मिलकर क्या बना सकते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना सकते हैं. मतलब सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं.
तो मतलब हम ये चीज लिख सकते हैं कि 1 ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 2 पायरुविक एसिड। ये चीज हम आराम से लिख सकते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुविक एसिड के बराबर है, जिसका मतलब अगर हमें निकालना है कि एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, अगर हमारे पास कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है 206 है, तो अगर लॉजिक लगाएं, थोड़ी सी मैथ्स लगाएं, तो कैन वी डू दिस कि अगर हम 206 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ पायरुविक एसिड आ जाएंगे। इसका मतलब है, तो हेंस हम ये चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पायरुविक एसिड कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2। ठीक है, ये हमने लॉजिक से सोचा नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला था नहीं, हमने लॉजिक से ये फॉर्मूला क्रिएट करा। तो कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जिसमें हमें लॉजिक से फॉर्मूला क्रिएट करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 206 इंटू 2, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास 206 थे, तो हम अगर यहाँ पर 206 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। सो आवर आंसर हियर विल बी 412। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में 412 है। So of course here it is the option third 412, as we can see. Option third is our 412 and this is the correct option. तो अब समझ आया किस तरीके से हमने कई बार हमारे पास फॉर्मूला नहीं होते। दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज बायोलॉजी। समटाइम वी डू नॉट गेट द फॉर्मूला, वी नीड टू क्रिएट द फॉर्मूला बाय लॉजिक। इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ने ये चीज प्रूव भी कर दी। ठीक है, तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमेशा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है। तो हम कहते हैं ना बायोलॉजी में सिर्फ लर्निंग होती है। Biology is not just about learning, it is also about practice and how you use your logic. ठीक है, so let's move to our next question. So here comes the next question, and for this next question, please refer this image. So now see, अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रास हॉपर स्पीशीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर इज 23 and some other member possesses 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosome bearing member in the species are females and males respectively, all males, males and females respectively, all females. अब देखो, ये कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, एक्चुअल में फुल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ये सीधा साधा क्वेश्चन भी नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, हमें बस अपना लॉजिक लगाना है। सो यहाँ पर यू कैन रीड दिस कि ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो शो करते हैं एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब है कि फीमेल्स जो होती है एक्स एक्स होती हैं एंड मेल्स आर एक्स ओ, मतलब उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। मीन्स यहाँ पर एक और चीज हमारे दिमाग में आई कि मेल्स आर हेट्रोजेनस, मतलब यहाँ पर मेल्स विल डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द अपकमिंग बेबी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल एक्स एक्स है, मेल जो है वो एक्स ओ है। इसका मतलब फीमेल के पास, हमेशा याद रखना, ग्रास हॉपर में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल जो है उसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम बियरिंग मेल्स हैं और आपके 24 क्रोमोसोम बियरिंग कौन है, फीमेल्स है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑफ कोर्स द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कि 23 क्रोमोसोम वाले मेल और 24 क्रोमोसोम वाली कौन है, फीमेल्स है। सिंपल था, न्यूमेरिकल बेस तो नहीं है बट हाँ लॉजिकल बेस जरूर है। देखो, आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कर पाए हैं और ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू वांट कि मैं और ऐसे लॉजिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस वीडियो के बाद हमें अच्छे से समझ आ गया कि बायोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग थिंग्स, इट्स मोर दैन लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। क्योंकि एक बार आपने कंसेप्ट को अपने दिमाग में, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो इफ़ यू वांट कि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं तो डू कमेंट डाउन। एंड इस वीडियो में हमने सारे जितने भी हम कर सकते थे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जितनी भी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड और रिवाइज कर सकते थे, तो ये एक तरीके से आपकी एक रिवीजन वीडियो भी हो सकती है आपके लिए अगर आपको कोई कंसेप्ट पहली बार पढ़ा है तो आई गेस मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं
कि मैं कोई भी कंसेप्ट नया नया ना लगने तो एक्सप्लेन करूं। एंड ये वीडियो सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि 11th 12th के बच्चे भी ये देख सकते हैं, बिकॉज इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। हो सकता है सीबीएसई में एक तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, है ना। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करे। इस साल के नीट के पेपर के क्वेश्चंस हैं। एंड ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बायोलॉजी को हल्का सा टफर साइड पे ले जाते हैं। एक्चुअल में ये बायोलॉजी को टफ नहीं बनाते, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं कि आप चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना। वो देखते हैं ये क्वेश्चंस जनरली टीचर्स या फिर नीट में इसलिए डाले जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपने बायोलॉजी को समझ के पढ़ा है या सिर्फ लर्न करा है। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, सो आप इसे लाइक कर सकते हो एंड डू शेयर इट, ताकि सबको पता चले दैट बायोलॉजी इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स मोर दैन लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, कि आप यहाँ तक पहुँचे। इट्स वेरी नाइस थिंग कि आपने हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा।